प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा व्याख्यान है वो सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस प्रकार हुआ। एमए फाइनल इतिहास का जो छठा पेपर है, उस छठे पेपर की जो दूसरी यूनिट है, उस यूनिट में सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस प्रकार हुआ, ये व्याख्यान हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। और इस व्याख्यान माला का यह पहला व्याख्यान है। देखिए, जो सिंध है, जो कि भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, अभी पाकिस्तान में उसकी स्थिति पड़ती है। सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय लॉर्ड एलन बैरो के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। लॉर्ड एलन बैरो, जो कि भारत में 1842 से 44 के बीच में रहा, वह पंजाब व सिंध दोनों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहता था। पंजाब का विलय बाद में हुआ, लॉर्ड डलहौजी ने किया 1848 में, जबकि सिंध का विलय अगस्त 1843 में लॉर्ड एलन के समय में हुआ। अफगानिस्तान के युद्ध में अंग्रेज सिंध के जो सामरिक महत्व थे उनको समझ गए थे। चूँकि पंजाब पर अभी सिखों का अधिकार था, अतः अफगानिस्तान पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेना आवश्यक समझा था। विद्यार्थियों, आपने यदि ध्यान दिया हो तो मैंने कहा कि पंजाब पर अभी सिखों का अधिकार था, है ना। अतः अफगानिस्तान पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेना आवश्यक समझा था। तो पंजाब अभी उनके पास में, हालांकि पंजाब पर उनकी पकड़ हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उन्होंने विलय नहीं किया था। तो अफगानिस्तान पर कैसे कंट्रोल किया जाए, अफगानिस्तान को डील करने के लिए उन्होंने, जो उस समय लॉर्ड एलन बैरो था, वो सिंध को उसने विलय की योजना बना ली, पृष्ठभूमि उसकी। अब सिंध विलय हम करें उससे पहले सिंध का इतिहास क्या है उसे जान लेना आवश्यक है। देखिए, मुगल सम्राट हुमायूं, जो कि बाबर का बेटा था और अकबर का पिता, आप सब इतिहास के विद्यार्थी हैं, इस बात को जानते हैं। तो हुमायूं के शासन के समय से और सन 1749 तक लगभग 200 वर्ष से ऊपर, लगभग 200 वर्ष से ऊपर सिंध मुगल साम्राज्य का एक सूबा था, या यूँ कहें कि उसके अधीन एक प्रांत था। 1740 में नादिर शाह का सिंध पर हमला हुआ और सन 1749 से सिंध के अमीर दिल्ली सम्राट के स्थान अफगानिस्तान को सालाना जो खिराज है, यानी कि जो टैक्स है,
वो भेजते रहे। इसके बाद लगभग 90 साल तक के अधिकांश समय में सिंध के अमीर यानी कि वहाँ के जो राजा हैं अपने देश में सर्वथा स्वाधीन शासक बने रहे। सिंध के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला जो संपर्क है वो 18वीं सदी के मध्य से प्रारंभ हुआ। सन 1758 में अमीर गुलाम शाह कलहौर ने अंग्रेजी कंपनी को थट्टा और औरंग बंदर में कोठियाँ बनाने की इजाज़त दे दी। कोठियाँ यानी कि व्यापारिक केंद्र। थट्टा उस समय सिंध में कपड़े के व्यवसाय का एक विशेष केंद्र था और जो अमीर गुलाम शाह है उसने कंपनी को तिजारत के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान की। तिजारत का मतलब है ट्रेडिंग यानी कि व्यापारिक सुविधाएं। और कंपनी के लेकिन ये सुविधाएं उन्होंने दे दी, लेकिन कंपनी के जो लोग थे उनके अनुचित व्यवहार के कारण 1775 में गुलाम शाह के पुत्र सरफराज ने अंग्रेज़ों की कोठियाँ बंद कर दी, ईस्ट इंडिया कंपनी की कोठियाँ बंद करवा दी और उनको बाहर निकलने का आदेश दिया। कंपनी के एक एजेंट की प्रार्थना पर अंग्रेज़ों ने पुनः सिंध के शासकों से निवेदन किया और 1799 में तत्कालीन जो शासक था अमीर फतेह अली खां ने अंग्रेज़ों को सिंध में पुनः व्यापार करने की इजाज़त दे दी। किंतु कंपनी के एजेंट्स का व्यवहार, उनके लोगों का व्यवहार सिंध के कारीगरों और वहाँ की प्रजा के लिए एक असहनीय हो गया और इतना असहनीय हो गया कि सिंध के शासक ने 1802 में अंग्रेज़ों को यह आदेश दिया कि वे 10 दिन के भीतर सिंध को छोड़कर चले जाएं। अंग्रेज़ों ने पुनः प्रयास अपने प्रारंभ किए और अपने पत्र या अपने राजदूत सिंध में भेजते रहे और विशेष प्रार्थना पर 1807 में सिंध के अमीरों और अंग्रेज़ों में पुनः मेल मिलाप हुआ। अमीर गुलाम अली, अमीर कमर अली और अमीर मुराद अली उस समय सिंध के शासक थे। विद्यार्थियों, यहाँ एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूँगा कि सिंध के अमीरों में यानी कि शासक सिंध के अमीरों में यह एक विचित्र प्रथा चली आ रही थी कि कभी कभी कई भाई मिलकर प्रेम से एक साथ देश पर शासन करते थे। ये बात अंडरलाइन करने योग्य है। अंग्रेज दूत की प्रार्थना पर अमीरों ने अब अंग्रेज कंपनी के साथ मित्रता की एक संधि कर ली, जिसमें लिखा गया था कि यह संधि पीढ़ी दर पीढ़ी कयामत के दिन तक कायम रहेगी और अंग्रेज सरकार सिंध के अमीरों की 1 फुट ज़मीन की भी कभी इच्छा नहीं करेगी। इस संधि में यह भी लिखा गया था कि अंग्रेज सरकार और सिंध सरकार दोनों एक दूसरे के शत्रुओं के विरुद्ध
एक दूसरे की मदद करेंगे। किंतु गवर्नर जनरल को यह संधि कतई पसंद नहीं आई। अतः पुनः एक संधि की गई 22 अगस्त 1809 को। अंग्रेजों ने सिंध के अमीरों के साथ एक संधि की जिसकी 4 प्रमुख धाराएं थीं। पहला, अंग्रेज सरकार और सिंध की सरकार के बीच सदा के लिए दोस्ती कायम रहेगी। दूसरा, दोनों पक्षों के बीच कभी शत्रुता उत्पन्न नहीं होगी। तीसरा, अंग्रेज सरकार और सिंध सरकार दोनों एक दूसरे के यहाँ अपने राजदूत, अपने प्रतिनिधि भेजती रहेंगी। और चौथा, सिंध सरकार सिंध में फ्रांसीसी, जो यूरोप की ही एक अन्य कौम थी, उनको बसने नहीं देगी। इस प्रकार से यह संधि संपन्न हुई। 1809 की इस दूसरी संधि के बारे में कैप्टन ईस्टविक ने, जो बाद में कंपनी की ओर से सिंध में असिस्टेंट रेजिडेंट नियुक्त हुआ था, उसने लिखा कि जब हम अपनी मित्रता और शुभकामना दर्शाने के लिए सिंध के दरबार में अपना राजदूत भेज रहे थे, ठीक उसी समय हमारा जो राजदूत काबुल गया हुआ था, वह गवर्नर जनरल के सामने यह योजना पेश कर रहा था कि सिंध पर विजय प्राप्त कर ली जाए और सिंध को भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाए। तो ईस्टविक का जो ये स्टेटमेंट है, उससे हमें अंग्रेज़ों का जो क्या उस समय मानस था, क्या उनके अंदर चल रहा था, उसकी हमें एक झलक मिलती है। परंतु चूंकि सिंध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने का अभी उपयुक्त समय नहीं था, अतः उस समय का जो गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने अपने राजदूत की सलाह को नहीं माना, अस्वीकार कर दिया। 1816 में अंग्रेजों ने कच्छ पर हमला किया और 3 साल बाद कच्छ पर कब्जा कर लिया। कच्छ की सीमाएं सिंध से मिली हुई थी, अतः सिंध के पास फिर नई संधि की आवश्यकता महसूस हुई। 1820 में तीसरी बार सिंध के साथ मित्रता की संधि की गई। वास्तव में अंग्रेजों की यह नीति थी कि हर बार नई संधि की जाए और हर बार उसका उल्लंघन करके फिर नई संधि की पृष्ठभूमि तैयार की जाए। तो कैप्टन ईस्टविक ने साफ लिखा है कि हम उस समय तक के लिए चिरस्थायी मित्रता की कस्में खा लेते थे जब तक कि हमें देश पर कब्जा करने और अपने मित्रों का नाश करने और उन्हें कैद कर लेने का सुविधाजनक अवसर न मिल जाए। जनवरी 1831 में अंग्रेज लेफ्टिनेंट बर्न्स महाराजा पंजाब के महाराजा शेर पंजाब रणजीत सिंह के लिए उपहार लेकर सिंध पहुंचा। उसका गुप्त उद्देश्य सिंधु नदी के मार्ग की था लेना था। सिंध के अमीर भी बर्न्स की इस सिंधु यात्रा पर संदेह कर रहे थे। इतिहासकार डॉक्टर सुंदरलाल लिखते हैं कि जिस समय बर्न्स उपहार लेकर अपने जहाज़ों से नदी के ऊपर की ओर चला जा रहा था, उस समय एक सिंधेश का वासी, एक सिंधी नदी के किनारे खड़ा हुआ अपने पास के साथी से कह रहा था, अफसोस
अब सिंध गया। इसकी बात का बहुत बड़ा अर्थ है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने दरिया का, नदी का रास्ता देख लिया था और यही रास्ता सिंध विजय करने का रास्ता था। कैप्टन स्टविक का मैं पुनः एक जो उसने जो कहा उसकी बात एक पुनः इस्तेमाल करूंगा। वो लिखता है कि यह पता लगा लिया गया कि सिंधु नदी से जहाज आ सकते हैं और सिंध के अमीरों के जवाहरात को देखकर और उन्होंने जो तोहफे और नजराने वहाँ यूरोपीय मेहमानों को भेंट किए, उससे यह एहसास हो गया अंग्रेज़ों को कि सिंध के अमीरों के पास बहुत धन है। मित्रता बढ़ाने के लिए सिंध के अमीरों के साथ 1832 और 34 में संधियां की गई। सिंधु नदी से अंग्रेज़ों के आने जाने का अधिकार प्राप्त कर लिया गया संधि करके। 1834 की संधि बड़े सुंदर और मीठे शब्दों में कहा गया कि दोनों शक्तियां जिनके बीच संधि हो रही है, यह प्रतिज्ञा करती है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी कभी एक दूसरे की भूमि को लोभ की दृष्टि से नहीं देखेंगे। 1834 की संधि में ये बात हुई। अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई के साथ में सिंध को अपनी चाल में फंसा लिया, सिंध के रास्तों को देख लिया, नदी का रास्ता देख लिया। जून 1838 में एक त्रिपक्षीय संधि हुई जिसमें अंग्रेज हैं, पंजाब का महाराजा रणजीत सिंह है और अफगानिस्तान का शाह सुजा है। इस संधि जो त्रिपक्षीय संधि हम इसको कहते हैं, इतिहास में कहा गया, जिसमें सिंध के अमीरों से कोई सलाह नहीं ली गई। अब सिंध जो कि अंग्रेज़ों का मित्र है और सिंध के क्षेत्र में कोई संधि हो रही है, तो वहाँ यह उम्मीद की जाती है कि वह जो मित्र है वह भी उस संधि का एक पक्ष रहेगा। लेकिन इसमें 3 ही पक्ष रहे, अंग्रेज, महाराजा रणजीत सिंह और अफगानिस्तान का शाह सुजा। इस संधि में ऊपर ही यह तय कर लिया गया कि सिंध के साथ अंग्रेज जो भी व्यवहार करें, वह शाह सुजा या रणजीत सिंह, उन दोनों पक्षों को इस बात से कोई ऐतराज नहीं होगा। ये इस संधि में धारा डाल दी गई कि अंग्रेज सिंध के साथ चाहे डीलिंग करें, जो डीलिंग करें, प्रेम की करें, युद्ध की करें, उसमें ना तो शाह सुजा बोलेगा ना रणजीत सिंह बोलेगा, दोनों साइलेंट रहेंगे। अंग्रेज इतिहासकार सर जॉन के अनुसार 26 जून 1838 की घड़ी से सिंध के अमीरों का सर्वनाश शुरू होता है। इस घड़ी के हिसाब से वास्तव में सिंध के अमीरों की स्वाधीनता खत्म हो जाती है। अंग्रेज इतिहासकार का यह स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है और बिल्कुल स्पष्ट है कि 26 जून 1838 की जो संधि है, वो संधि सिंध के लिए गुलामी लेकर के आई थी, सिंध की स्वाधीनता को समाप्त करने आई थी। अब अंग्रेज़ों और सिंध के बीच खिंचाव बढ़ता चला गया और जिसकी अंतिम जो परिणति है, वो सिंध को ज़बरदस्ती से अंग्रेजी साम्राज्यवाद में मिला लिया गया। किस प्रकार मिलाया गया, यह हम अगले व्याख्यान में करेंगे। बहुत बहुत
धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार।